पहले घाटी में जिस तरह का उपद्रव मचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लगता है मानो कुछ लोगों ने कसम खा ली है कि घाटी में अमन चैन नहीं कायम होने देंगे। नेशन रिव्यू में आज हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो ये बताता है कि कुछ सियासतदान जानबूझकर बच्चों में अलगाव का जहर भर रहे हैं। पहले आप वीडियो देखिए। बॉयज स्कूल के टीचर्स ने अपने स्कूल के प्रोफेसर और टीचरों को बिठा के बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल को फर्स्ट पोजीशन दी है। हम जम्मू कश्मीर की हुकूमती मजम्मत करते हैं। आप देखिए कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक एक 12 साल के बच्चा हिंदुस्तान से आजादी की बात करता है और तालियां बजाते हैं। हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ हम जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन, हम फ्रीडम चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हुकूमत से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। बॉयज स्कूल के टीचर्स ने अपने स्कूल के प्रोफेसर और टीचरों को बिठा के बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल को फर्स्ट पोजीशन दी है। हम जम्मू कश्मीर की हुकूमती मजम्मत करते हैं। चलिए नेताजी, समझ में आता है कि बच्चे की तो बालक बुद्धि है, लेकिन आपकी मति कहाँ मारी गई थी? आप क्यों देश के नाम अगर कोई ऐसी बातें कर रहा था, बच्चा उसे समझाने की बजाय तालियां पीट रहे थे? यही आपकी देशभक्ति है? सवाल आपके ऊपर भी है जिस संविधान की आपने कसम खाई है। 12 साल का एक मासूम जिसे शायद आजादी के सही मायने भी नहीं पता, वो आजादी की रट लगाए। ऐसा लग रहा है किसी ने सिखा सिखाया पाठ पढ़ने के लिए बोला है। मासूम के बोलने के अंदाज से साफ जाहिर है वो स्कूल के साथ कथित भेदभाव पर फ्रीडम की मांग कर रहा है, इतनी छोटी सी बात पर, और विधायक जी उसे समझाने की बजाय उसकी बातों पर तालियां पीट रहे हैं। सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर में कुछ सियासतदान जानबूझकर अलगाववाद भड़का रहे हैं। आपको बता दें, सेनाध्यक्ष ने भी पहले कहा था कि स्कूलों में जो पाठ्यक्रम है उसकी जांच होनी चाहिए। बिपिन रावत ने दो टूक कह दिया था कि उसके अलगाववाद की बू आती है। क्या मासूमों को स्कूल में अलगाववाद की ट्रेनिंग दी जा रही है? क्योंकि यह घटना उसकी बानगी है और सेनाध्यक्ष का बयान भी है। विधायक जी की बातें सुनने से पहले आप उनके बयान पर कैसा घमासान मचा हुआ है, जरा वो भी सुन लीजिए। पहले तो उन्होंने एक और पहले वीडियो वायरल हुई थी उनकी, जो कि हमारे फौजियों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, जो कि बिल्कुल सरासर गलत बोला था उन्होंने। तो एक विधायक को ऐसा शोभा नहीं देती ये बातें कि ये बच्चों को, अपनी जनरेशन को खराब करे। ऐसी तकरीरें जो बच्चे करके करें और उसके बाद हमारे मेंबर असम्बली उसको शाबाशी दें, बजाय इसके कि वो इसकी तह तक जाते और ये इंक्वायरी करते कि आखिर ये बच्चा ये क्यों बोल रहा है, ऐसी बात क्या तकलीफ़ हुई, इतना बड़ा क्या मुद्दा हो गया कि बच्चा यहाँ तक कह रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए। मैं इस वाक़े की मज़म्मत करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जी हां, न्यूज नेशन ने भी यही सवाल जावेद राणा नाम के इस विधायक से पूछा। क्या स्कूल के साथ कथित भेदभाव की बात देश से अलग होने तक भी जा सकती है? क्या विधायक जी को मासूम की तकलीफ समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जानबूझकर उन्होंने बातें होने दी ताकि वो अपनी सियासत चमका सके? नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद राणा की इस दलील पर क्या कुछ वो अपनी सफाई दे रहे हैं इस बयान पर, वो भी जरा सुन लीजिए। रिपब्लिक डे किस कंट्री का मनाया जा रहा था 26 जनवरी को, और क्या उसमें जो पार्टिसिपेट करने लोग आए थे वो देश के खिलाफ नारे लगाने के लिए आए थे? वो आज़ादी के नारे लगा रहे थे, वहाँ देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे। आज़ादी तो हमें 1947 में मिली। चलिए, गनीमत है नेताजी को वक्त रहते याद आ गया कि आजादी तो हमें मिल चुकी है। एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद राणा अपने सामने हुई अलगाववाद की बातों पर बेतुकी दलील दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के एक और नेता शौकत गनई कश्मीर में रायशुमारी का जुमला उछाल रहे हैं। देखिए, मैंने कोई नई बात नहीं की है कि जो मैंने रायशुमारी की बात की है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है। मैंने उसी बात को दोहराया है। मैंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू जी ने ये बात कही है तो आप एक बार करके देख लीजिए, और जो जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों के साथ आपने वादा किया उस वादे को आप पूरा कीजिए। यहाँ का खाते हैं, यहाँ का पासपोर्ट, यहाँ के संविधान की शपथ लेते हैं, सब कुछ यहाँ कर उसके बाद रायशुमारी की बात करते हैं। शौकत गनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, और यही शायद देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां सरकार से हटते ही अपने सुर बदल लेती हैं। शौकत जिस रायशुमारी का जिक्र कर रहे हैं, पहले हम उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। दरअसल उसकी शर्तें थी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर में कबायली हमला बोला था। 30 दिसंबर 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को यूएन
के सामने रखा। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। जम्मू कश्मीर के लोगों को जनमत संग्रह का भरोसा दिलाया गया, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए पीओके से अपने सैनिक हटाने थे। यानी कि पहले आप यथास्थिति बनाइए, वो पहली वाली स्थिति ले जाइए, उसके बाद ही प्लेबिसाइट हो सकता है। भारत को पूरे जम्मू कश्मीर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैनिक रखने का अधिकार दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक पीओके से अपनी सेना नहीं हटाई और जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव में अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर अपना इरादा बता दिया, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि जो गैर तरीके से हत्याया हुआ कश्मीर का हिस्सा है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो भी हाथ से निकल जाएगा अगर सही मायनों में रायशुमारी होती है, क्योंकि उसके खुद के घर में खाने के लाले हैं, तो भला वो कश्मीरियों को क्या कुछ देगा। जाहिर है कश्मीर में रायशुमारी तब तक मुमकिन नहीं है जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आए, और शिमला समझौते के मुताबिक कश्मीर अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और भारत का द्विपक्षीय मुद्दा है। लेकिन मानो संवेदनशील मुद्दे पर कुछ लोग सियासत करने से बाज आने को तैयार नहीं है, या फिर उनकी सियासत चलती ही इसके सहारे है। शौकत गनी ने शोपियां में हुई वारदात पर रायशुमारी का जुमला फेंका। शोपियां में फायरिंग में 2 युवकों की मौत हो गई थी। शनिवार को सेना का एक काफिला शोपियां के गनोपुरा गांव से गुजर रहा था। इस दौरान लोगों ने पत्थर फेंके, उन्हें भगाने के लिए कुछ राउंड फायर हुए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा भी हुआ है। और शोपियां में हुई घटना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 10 गढ़वाल यूनिट के कुछ जवानों पर केस दर्ज हुआ है। इसमें मेजर रैंक के एक अधिकारी को भी शामिल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ धारा 302 और 307 लगाई गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासी पारा इस मुद्दे पर चरम पर है। विपक्ष पीडीपी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या कुछ विपक्ष के आरोप है और क्या कुछ सफाई आ रही है सरकार की तरफ से, सुनिए जरा। मैं आपको बताऊंगा कितनी इंक्वायरियां हुई हैं, कितने के इंक्वायरी में कार्रवाई हुई आज तक। सो फार नन ड्यूरिंग दीज 3 years। डॉक्टर साहब के वक्त में बरागपुरा की इंक्वायरी हुई थी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, उसकी फाइंडिंग्स आई थी। लेकिन और मच्छल उमर साहब के वक्त में मच्छल की हुई थी, उसकी फाइंडिंग्स आई थी। इनके वक्त में कोई नहीं। हम चाहते हैं कि आर्मी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। सेना अगर जम्मू कश्मीर में ना हो वो वापस लेनी चाहिए, एफआईआर वापस लेनी चाहिए और खुली इंक्वायरी करना चाहिए। उसमें उन लोगों के खिलाफ भी इंक्वायरी होना चाहिए जिन लोगों ने साजिश करके इतने बड़े पत्थरबाजों को वहां पर इकट्ठा कर दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। घाटी में तो राष्ट्रीयता को लेकर ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इन दिनों राष्ट्रीयता एक स्टेटस सिंबल बन गई, एक फैशन हो गया है। वैसे तो कहा जाता है राष्ट्रीयता जो है महसूस करने की चीज होती है, आइडियोलॉजी होती है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। महसूस करने की एक बहुत पवित्र भावना है। लेकिन मोदी सरकार का एक कदम राष्ट्रीयता पर वोट राग बढ़ाएगा। जी हाँ, ऐसा लगने लगा है। दरअसल मोदी सरकार लोगों में राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना पैदा करने के लिए एक मुहिम चलाने जा रही है। सरकार की योजना है कि टेलीविजन, रेडियो और अखबारों के जरिए लोगों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल करे। इसके लिए देशभक्ति से जुड़ी फिल्में और देशभक्ति से जुड़े गाने दिखाए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस योजना को अमली जामा पहनाने में जुटा हुआ है, जिसके लिए पहले क्षेत्रीय स्तर के मीडिया और निजी संस्थानों के जरिए लोगों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल की जाएगी और फिर प्राइवेट मीडिया, अखबार और सरकारी माध्यमों का भी इस्तेमाल होगा। तो मोदी सरकार का पूरा प्लान है। हालांकि मोदी सरकार की जो ये कोशिश है अभी सिर्फ कागजों पर है। एक प्रस्ताव है जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को भेजा गया है, लेकिन सियासी पारा चढ़ने लगा है। इसमें लोगों को बू आ रही है कि बीजेपी की बदली हुई रणनीति है। 2019 के चुनाव में वो भगवा के साथ साथ तिरंगे का सहारा भी लेना चाह रही है। आज अगर ये सरकार ये पहल कर रही है कि देश की राष्ट्रीयता को अगर उसके लिए कंटेंट्स भी दे, चाहे चैनल को, चाहे मीडिया को, चाहे प्रिंट मीडिया को या संस्थाओं को, तो मुझे लगता है कि जो देश की आने वाली जनरेशन्स है वो कम से कम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र की प्रखर राष्ट्रीयता के प्रति उसे इस बात का गौरव महसूस होगा, इस बात का गर्व की अनुभूति होगी कि वो भारतीय है। क्या कुछ नहीं है, विकास का नामो निशान नहीं है, कानूनी व्यवस्था खराब है। आप ये देख रहे हैं कि बच्चों पर पथराव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कासगंज में आग लग रही है। उन्हें लगता है कि हिंदुत्व ही उन्हें बचा सकता है, इसलिए वो धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। बेशक विपक्ष अभी से ही इस घटना पर हाय तौबा मचा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में राष्ट्रवाद का वोट राग शायद चारों ओर सुनाई दे। जी हाँ, मोदी मैजिक हाल के दिनों में विपक्ष की राजनीति की दिशा काफी हद तक बदलने में कामयाब हुआ है और बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति से मुकाबले के लिए कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रही है। राहुल गांधी गुजरात चुनाव के दौरान करीब
27 मंदिर गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ब्राह्मण सम्मेलन में पहुंच रही हैं और खुद को सहिष्णु हिंदू बता रही हैं, तो 3 तलाक जैसे मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस ने चुप्पी साधे हुए हैं। खलबली वामपंथियों में भी है। त्रिपुरा में बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी है, तो दूसरी ओर 4 बार मुख्यमंत्री रहे माणिक सरकार अगरतला में हिंदुओं के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जाहिर है मोदी राज में मजबूत होती बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अब विपक्ष की रणनीति बदल गई है और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि भाई हिंदुत्ववाद के साथ साथ उसे राष्ट्रवाद का राग भी अलापना होगा। फिलहाल विपक्ष के सुर हमलावर हैं, लेकिन तेवर ज्यादा सख्त हो ऐसा नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आप किसी को आड़े हाथों ले नहीं सकते। मोदी सरकार राष्ट्रवाद को लेकर एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इसमें टेलीविजन, रेडियो और अखबार के साथ साथ नुक्कड़ सभाएं प्रमुख रहेंगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार की इस मुहिम को लेकर निशाना साध रही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों को निशाना साधना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 8 दिल्ली। और देशभक्ति बताने जताने के इस दौर में दिल्ली विधानसभा के सत्ता के गलियारों में स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की तस्वीरों में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पर एक बवाल मच गया है। क्या है, देखिए जरा। जंगे आजादी के असली हीरो कौन? सर्द मौसम में दिल्ली की सियासत इसी बहस पर गरमाई हुई है। टकरार टीपू सुल्तान को लेकर है। कोई उन्हें भारत के गौरवशाली अतीत से जोड़ रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि टीपू सुल्तान मैसूर का वो क्रूर शासक था जिसने 4 लाख हिंदुओं और ईसाइयों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया। सिर्फ यही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की तरफ से ये इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि जो विपक्ष के नेता है विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से टीपू सुल्तान की तस्वीर विधानसभा में लगाना सरासर गलत है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उनका कहना है कि उन्होंने इतिहास से जुड़े लोगों की तस्वीरें लगाई है, उसमें टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो फिलहाल टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद से विवाद लगातार गहराता जा रहा है। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों और भारत के निर्माण में योगदान देने वाली 70 शख्सियतों की तस्वीरें दिल्ली विधानसभा में लगाई गई। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सभी 70 तस्वीरें दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी करती हैं। इनमें टीपू सुल्तान की तस्वीर भी शामिल है। बीजेपी इसका विरोध कर रही है। दलील ये कि टीपू सुल्तान का दिल्ली के इतिहास से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। पता चला कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगाई है जिसने 4 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया और वो खुद उसको स्वीकार किया है। एक ऐसे व्यक्ति को तस्वीर लगा रहे हैं। परवीन जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की विधानसभा में क्या एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर लगेगी जिसने हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया, जो विदेशी आक्रमणकारी था, जो मुगल शासक की उस बाबर और औरंगजेब की परंपरा से आता था। टीपू की शख्सियत पर बहस मुबाहिसा पुराना है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान जयंती के मौके पर 2015 में बड़े पैमाने पर झड़प भी हुई थी। जाहिर है ऐसे विवाद को दोहराने से बचने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन सियासत वोटों के नफा नुकसान को देखती है। वोटों की यही पैमाइश ना तो बड़ी बड़ी शख्सियतों को भी हाशिए पर डालने से गुरेज करती है और ना ही किसी बेनिशा को नामवर बनाने में। दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए, दरअसल विवाद के लिए मुद्दा चाहिए और मुद्दा अगर धर्म से जुड़ता हुआ हो तो राजनेताओं को बड़ा मुफीद लगता है और इसीलिए उन्होंने ये पूरी कवायद की भी है। आगे बढ़ते हैं और केरल में कटलेट पर एक विवाद छाया हुआ है। आप सोचेंगे भाई कटलेट जैसी चीज पर विवाद कैसे? दरअसल एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने आरोप लगाया है कि एक सेमिनार के दौरान प्रिंसिपल ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर उन्हें बीफ कटलेट दे दिया। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि केरल में एक बार फिर से बीफ पॉलिटिक्स जो है गरमा सकती है। छात्रों ने डीएम से बाकायदा इसके लिए शिकायत दर्ज करवाई है, कार्रवाई की मांग की है। ये छात्र एबीवीपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर छात्रों के आरोप को प्रिंसिपल ने खारिज कर दिया है। प्रिंसिपल का दावा है कि कॉलेज अथॉरिटी की ओर से उन्हें नाश्ता नहीं परोसा गया। कुछ दिनों पहले ही एक मामले में इन छात्रों को क्लास से सस्पेंड किया गया और वो बदले की भावना से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां भी बीफ का नाम आ गया तो राजनीति तो चमकेगी। बहुत स्टूडेंट मतलब मेंटली डिप्रेस्ड थे कि मतलब धर्म भ्रष्ट हो गया। और उसके बाद स्टूडेंट्स मतलब कुछ लोग वोमिटिंग करने के लिए ट्राई कर रहे थे। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि मतलब अब मैं क्या करूं, बिल्कुल ही डिप्रेस्ड मूड में थे। कुछ लोग मतलब इवन घर पे नहीं बता पा रहे हैं कि मेरे से ऐसा हो गया है, क्योंकि ये रिलीजियस एक फीलिंग्स का मामला है।
बहरहाल मामला भी जांच के अधीन है। उस बीच फरीदकोट में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अचानक गोली चल गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से जैतो के डीएसपी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डीएसपी ने खुद को गोली मारी। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान किसी ने डीएसपी बलजिंदर पर गोली चला दी। डीएसपी के गनमैन को भी गोली लगने की खबर है। तस्वीरों में डीएसपी के पास पिस्तौल तो नजर आती है, लेकिन इसमें साफ नहीं दिखाई दे रहा कि पिस्तौल से गोली किसने चलाई है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। पोस्टमार्टम में रिवॉल्वर की गोली से सब कुछ स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन पुलिस महकमे ने चुप्पी साधी हुई है। एमपी के पन्ना से पुलिस के लिए एक शर्मनाक वारदात सामने आई है। कुछ बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में पुलिस टीम को ही बंधक बनाया और फिर उन्हीं की गाड़ी से एक 18 साल की लड़की को किडनैप कर लिया। बदमाशों ने खाकी को बंधक बनाया और फिर पुलिस की वर्दी में लड़की के अपहरण की साजिश को अंजाम तक पहुंचा दिया। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एमपी के पन्ना में कुछ ऐसी ही वारदात हुई है, जहां बदमाशों ने अमानगंज इलाके में फोन कर पहले पुलिस की डायल 100 गाड़ी मंगाई और फिर हथियार के दम पर पुलिस वालों को ही बंधक बना लिया। टोटल 5 लोग थे, 5 लोग कट्टे लिए हुए थे। उन्होंने तीनों व्यक्तियों के, हमारे जो पुलिस के स्टाफ और जो ड्राइवर हैं, उनके ऊपर कट्टा दिखा दिया और उनको बंधक बना लिया। बदमाशों ने जबरन पुलिस कर्मियों से वर्दी उतरवाई और खुद खाकी में आ गए। इसके बाद डायल 100 गाड़ी लेकर वो देर रात पहुंच गए एक किसान के घर। बदमाशों ने पुलिस का रौब दिखाते हुए पूछताछ के बहाने 18 साल की एक लड़की को घर से उठा लिया। तो फिर वहाँ से मान लो हम 2 जने, 2 भाई बच्ची बैठे और बच्चे ले आए। सो मानो उनने 1 किलोमीटर दूर उतारू है और उतर करके गाड़ी रोका करके बताओ कट्टा वो कहाँ लगे कि उतर और बस हमें उतार के खाने करो, बच्ची चिल्लानी है। पुलिस के लिए पूरा मामला शर्मनाक है। वो अपराधियों की धरपकड़ के लिए दबिश तो दे रही है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। किडनैप की गई लड़की का भी अब तक पता नहीं चल पाया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात पन्ना के ही पड़ोसी जिले दमोह की, जहां चिल्लर यानी छुट्टे पैसे दिक्कत की वजह बन गए। दमोह में चिल्लर से परेशान व्यापारियों ने जिले भर की दुकानें बंद रखी। परेशान व्यापारी सड़कों पर उतर आए और रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि बैंक में चिल्लर जमा नहीं हो रहा और इस वजह से चिल्लर पैसों के लेन देन में खासी दिक्कतें आ रही हैं और इसका असर उनके कारोबार पर भी पड़ रहा है। और जुर्म की दुनिया में क्या कुछ और है, देखते हैं क्राइम व्यू में। यूपी की बस्ती में एक सिपाही की धुनाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि सिपाही ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इसी बात पर गुस्साए लोगों ने सरेआम सिपाही की पिटाई कर दी। अजमेर में लोकसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी पर पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करने का आरोप लगाया। सीसीटीवी में कैद हुआ दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर। 25 जनवरी को कार ने 2 लड़कियों को टक्कर मार दी थी। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। गोरखपुर में एक कारोबारी की हत्या से सनसनी मच गई। घर वालों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। मेरठ में पानी भरने जा रही महिला को दबंगों ने गोली मार दी। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि पुराने विवाद की वजह से दबंगों ने महिला को गोली मारी। और जुर्म की दुनिया के बाद खेल के मैदान में क्या कुछ हलचल है, स्पोर्ट्स व्यू। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए कल क्राइस्टचर्च में भारत और पाकिस्तान में होगी टक्कर। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 3 बजे खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया ने की मस्ती। पांड्या ने सोशल साइट्स पर शेयर की फोटो। 1 फरवरी को खेला जाएगा पहला वनडे। विराट कोहली के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। कोहली आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा से आगे निकल गए। कोहली के नाम अब 912 पॉइंट हैं। स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर की 20वीं ग्रैंड स्लैम जीत सोशल मीडिया पर छाई रही। टेनिस दिग्गजों ने फेडरर की जमकर तारीफ की। मारिन सिलिच को हराकर फेडरर ने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। अंडर 19 के फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। जैक एडवर्ड्स बने मैन ऑफ द मैच। और अब दुनिया की खबरें वर्ल्ड व्यू में।
फिलीपींस के माउंट मायोन ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद भारी मात्रा में लावा और राख का गुबार निकला है। ज्वालामुखी की चेतावनी की वजह से आसपास के इलाकों के स्कूल बंद करा लिए गए थे। कुछ स्कूल खुले ही थे कि फिर से ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। भारी बारिश से फ्रांस के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। पेरिस में सीन नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के दर्जनों रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ में फंसे करीब 1500 लोगों का रेस्क्यू किया गया। चीन के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। शंघाई और जियांगसी समेत कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से पावर सप्लाई पर भी असर पड़ा है। भारी बर्फबारी के बीच कहीं बिजली आपूर्ति बहाल करने की कोशिश हो रही है तो कहीं रास्तों से बर्फ हटाने की कोशिशें जारी हैं। काबुल की फहीम मिलिट्री यूनिवर्सिटी के पास आतंकियों ने हमला बोला। हमले में अफगानी सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 10 लोगों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार किया। दुनिया की सबसे बूढ़ी गोरिल्ला की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि कांगो में जन्मी विला नाम की इस गोरिल्ला ने 5 पीढ़ियां देखी, मगर 60 साल की उम्र में उसकी कैलिफोर्निया के एक जू में मौत हो गई।